कितने भागों में बांटा गया है, ये चर्चा हम कर चुके हैं। अब हमारे सिलेबस का जो प्रमुख जो बिंदु रहा है वो रहा है रीतिकालीन जो कैब है उसकी प्रमुख विशेषताएं क्या है, इनको प्रमुख प्रवृत्तियां बोल दो या प्रमुख विशेषताएं। तो देखिए रीतिकाल अर्थात कहने का मतलब है कि 1700 विक्रम संवत से 1900 विक्रम संवत के मध्य जो कवि हुए उन्होंने जो काव्य रचनाएं लिखी, उन काव्य रचनाओं की क्या काव्यगत विशेषताएं रही है वो हमें सीखना है। तो देखिए रीतिकालीन काव्य की जो प्रमुख प्रवृत्तियां हैं उसमें पहली है काव्यांग निरूपण। काव्यांग निरूपण, काव्यांग निरूपण। देखिए पहले भी मैंने आपको कह दिया रीति क्या होती है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा काव्यांग निरूपण इतनी रीति अर्थात काव्य में उसके अंगों का प्रयोग कर देना ही रीति है। तो काव्यांग निरूपण ही रीति काल की प्रमुख विशेषता है। काव्यांग निरूपण क्या होता है, अर्थात कविता में अधिक से अधिक उसके अंगों को बता देना, कविता में अधिक से अधिक उसके अंगों का निरूपण कर देना, ये काव्यांग निरूपण होता है। कविता के अंग क्या होते हैं, कविता के अंग होते हैं छंद है, अलंकार है, रस है, लक्षण है, उदाहरण है, काव्य भाषा है, काव्य हेतु है, काव्य प्रयोजन है, काव्य गुण है, काव्य दोष है, सप्त शक्तियां है, ध्वनि है। अगर ये जितने भी जो हैं वक्रोक्ति है, ये सब काव्य अंग होते हैं, कविता के अंग होते हैं। अर्थात अपनी कविता में जो रीतिकाल के जितने भी कवि थे, ये कवि अपनी कविता में अधिक से अधिक शब्द शक्ति, अधिक से अधिक लक्षण, उदाहरण, अधिक से अधिक नायक नायिका भेद, अधिक से अधिक उसमें ध्वनि, काव्य गुण, काव्य दोष, अलंकार, छंद आदि का अधिक से अधिक निरूपण करना चाहते थे, अधिक से अधिक इनको बतलाना चाहते थे। क्यों? क्योंकि रीतिकालीन कवियों का उद्देश्य आपने पढ़ा है कि आचार्य रमाशंकर शुक्ल रसायन ने इसको कला काल का है, और कला काल का मतलब होता है कि कविता का जो कला है, कलाकारी है, कविता का जो बाह्य पक्ष है वो कलाकार होता था। कविता का बाह्य पक्ष मतलब कविता को सजाने का, और कविता किन से सजे, काव्यांगों से सजे। तो ये कवि जितने भी थे इन्होंने अपनी कविताओं में अधिक से अधिक काव्यांगों का निरूपण किया है, अधिक से अधिक छंद, अलंकार, रस, नायक नायिका भेद, लक्षण, उदाहरण, काव्य हेतु, काव्य प्रयोजन, ध्वनि, काव्य गुण, काव्य दोष आदि का अधिक से अधिक प्रयोग किया है। ये इनकी पहली विशेषता है। नंबर 2 संगायिका। अब देखिए आपने पढ़ा होगा या आपको बताया भी है कि आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीतिकाल को क्या नाम दिया, श्रृंगार काल नाम दिया। क्यों दिया? क्योंकि इस काल के जितने भी कवि थे उन्होंने अपनी कविताओं में अधिक से अधिक श्रृंगार रस का वर्णन किया है, श्रृंगारिक वर्णन किया है, कविता को सजाने का वर्णन किया है। अब कविता किन से सजेगी, कविता में अधिक से अधिक उसके छंद, अलंकार रस का प्रयोग करने से सजेगी। ये कवि श्रृंगार रस को प्रमुख आधार बनाना चाहते थे, इसीलिए तो आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने उस श्रृंगारिक प्रवृत्ति की प्रधानता के आधार पर इस युग का नाम श्रृंगार काल रखा है। राजा महाराजाओं के आश्रय में रहते थे, रानी महारानी का सौंदर्य करना चाहते थे, और रानी महारानी का सौंदर्य करने के लिए इन्होंने नक्शिक वर्णन किया है, आंखों से लेकर चोटी तक के सौंदर्य का वर्णन किया है। आप देख लीजिए, लिखा है बिहारी है, बिहारी ने लिखा है औंदाई सी सुनल बिरह वन्य जल्ला बीच ही सूख गुलाब को छींटो छींटे। देखिए क्या कहा है उन्होंने, नायिका के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहा है औंदाई सी सुनल बिरह वन्य जल्ला बीच ही सूख गुलाब को छींटो छींटे का, कि उसके शरीर के छूटा भी नहीं लगा, इतने नाच सौंदर्य का वर्णन किया है। और भी देखिए आप, बिहारी ने और भी लिखा है श्रृंगार का वर्णन करते हुए। श्रृंगार के 2 पक्ष होते हैं, श्रृंगार रस होता है, इसके 2 पक्ष होते हैं, संयोग श्रृंगार, वियोग श्रृंगार। अधिकतर रीतिकालीन कवियों ने वियोग श्रृंगार का वर्णन किया है, लेकिन कहीं कहीं संयोग भी मिल जाता है। आपने बिहारी में पढ़ा होगा, बद रस लालच लाल की मुर्दे खरी दुकान, सोए करे मोहन ऐसे संयोग श्रृंगार है। और भी लिखा है एक जगह, आपके सिलेबस का ही है, कहे तो नटत रिजत खिजत मिलत फिलत लजिया भरे भवन में कट है नायक नायिका के मिलन का वर्णन किया है, संयोग श्रृंगार है। और भी लिखा है, आप देखिए बिहारी का ही है, पत्राहित छवि, वो है
बोहन त्रासत मुख नटत, बोहन त्रासत मुख नटत, आंखन सो लपटा, एर थोड़ावत कर ऊंची आगे आवत जा। श्रृंगार रस का वर्णन किया है। तो श्रृंगार रस की प्रधानता की वजह से इस युग का नामकरण विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने श्रृंगार काल रखा है। अतः इन कवियों की जो प्रमुख प्रवृत्ति थी वो श्रृंगारिकता भी रही। अगली जो विशेषता थी वो थी अलंकारिकता। ये कवि अपनी कविता में अधिक से अधिक अलंकारों का प्रयोग करना चाहते थे, कविता को सजाना चाहते थे, कविता को चमत्कृत रूप प्रदान करना चाहते थे और कुछ चमत्कृत रूप प्रदान करने के साथ साथ अपनी पांडित्य और मित्रता भी दिखाना चाहते थे। क्यों? क्योंकि इन कवियों को, जितने भी कवि थे, दरबारी थे और राजा महाराजाओं की प्रशंसा में, राजा महाराजाओं के सौंदर्य वर्णन में चमत्कारी कविता लिख करके और अधिक से अधिक प्रति प्राप्त करना चाहते थे। देशभक्ति ने तो इस अलंकार विहीन कविता को उन्होंने कविता ही नहीं माना। उन्होंने एक जगह लिखा भी है, यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुवर्ण सरस सुब्रत भूषण बिनुन विराजही कविता करता। क्या कहा है? यद्यपि सुजाति सुलक्षणी, यद्यपि चाहे कितनी श्रेष्ठ जाति की स्त्री हो, यद्यपि सुजाति सुलक्षणी, कितने अच्छे लक्षणों से युक्त हो, सुवर्ण कितने ही अच्छे रंग वाली हो, सुवर्ण सरस हो, कितने ही अच्छे मधुर बातें करने वाली हो, और सुब्रत कितने ही अच्छे आचरण वाली हो, भूषण बिनुन विराजही, लेकिन आभूषणों के बिना वो शोभा नहीं दे सकती, सुंदर नहीं लग सकती। कविता वनिता में कविता भी उसी तरह उस वनिता की उसी स्त्री की मित्र होती है। उन्होंने कहा जिस तरह से अच्छे लक्षणों से युक्त, अच्छे आचरण से युक्त हो, अच्छे श्रेष्ठ जाति में पैदा होने वाली है, अच्छी बातें करने वाली, अच्छे लक्षणों से युक्त स्त्री जिस तरह सुंदर नहीं हो सकती आभूषणों के बिना, उसी तरह चाहे कितने ही भावों से भरी हुई, कितनी ही अच्छी भाषा से युक्त हो, लेकिन बिना अलंकारों के कविता भी सुंदर नहीं हो सकती। यही तभी तो आप देखते रीतिकालीन कवियों ने कविता में सभी तरह के अलंकारों का प्रयोग किया। लगभग केशव दास ने तो ऐसा कहते हैं कि 105 अलंकारों का प्रयोग किया। आप देखिए बिहारी ने लिखा है, आपके सिलेबस में है, उत्प्रेक्षा अलंकार का वर्णन किया। सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने का, मानव नील मणिशैल पर आतप प्रयोग। उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग किया, अन्योक्ति का प्रयोग किया। आपने पढ़ा होगा, मिर्जा राजा जयसिंह है जब नवोदय रानी के प्रेम में आसक्त हो गए थे तो बिहारी ने एक दोहा लिख करके भेजा था, अन्योक्ति अलंकार है। भोरे और उसके माध्यम से राजा और रानी को संबोधित करते हुए लिखा। क्या लिखा? नहीं पराग नहीं मधुर मधुर, नहीं विकास नहीं का, अली कली ही सो विंदो आगे कौन हवा। श्लेष अलंकार का वर्णन किया। श्लेष अलंकार उनका भक्ति संबंधी एक दोहा है जो तो आपको पढ़ा होगा, बिहारी रत्नाकर में। मेरी भवबाधा हरो राधा नागर सो, जा तन की झाई पर श्याम हरित दुति होय। श्लेष अलंकार का वर्णन है। यमक अलंकार का वर्णन है, यमक का वर्णन किया। कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकार, ऊ खाए बोरा है ई पाए। तो रीतिकालीन कवियों ने विभिन्न अलंकारों का भी प्रयोग किया है। तो अलंकारिकता या अलंकारों का अधिक से अधिक प्रयोग करना भी इनकी विशेषता रही है। अगली जो विशेषता थी वो है आश्रयदाताओं की प्रशंसा। अब देखिए, जिस तरह हिंदी साहित्य के आदिकाल में दरबारी कवियों की प्रधानता थी, राजा महाराजाओं के आश्रय में रहते थे और उनकी युद्ध और वीरता की प्रशंसा में काव्य रचना करते थे, उसी तरह रीतिकाल में भी रीतिकालीन जो कवि थे, वो जितने भी कवि थे वो सब दरबारी थे, राजा महाराजाओं के आश्रय में रहते थे। लेकिन यहाँ उनकी वीरता और शौर्य का वर्णन नहीं करते थे, यहाँ वो रानी महारानी के सौंदर्य का वर्णन करते थे, श्रृंगारिक वर्णन करते थे, उनकी प्रशंसा में काव्य रचना करते थे। तो रीतिकाल में भी आश्रयदाताओं की प्रशंसा में काव्य रचना की है। रीतिकालीन कवि थे वो सब दरबारी थे, राजा महाराजाओं के आश्रय में रहकर काव्य रचना करते। आपने पढ़ा होगा, देव है भवानी सिंह का दरबारी कवि था, जिसने भवानी सिंह की प्रशंसा में भवानी विलास नामक काव्य रचना की। सुदन है
भरतपुर के राजा सुजान सिंह की प्रशंसा में सुजान चरित नामक ग्रंथ लिखा। उधर आपके सिलेबस में भूषण है, भूषण ने शिवाजी की प्रशंसा में शिवावाम ने लिखी, छत्रसाल की प्रशंसा में छत्रसाल दशक नामक ग्रंथ लिखा। आपके सिलेबस में शिवाजी का दिया हुआ है, वो भूषण का दिया हुआ है। वेद राखे विदित पुराण पर सिद्ध राखे, राम नाम रखे रसना सुगर में, हिंदुन की छोटी रोटी राखी है सिपाही की, कांधे पे जनेऊ रखे माला राखी गए। तो इस तरह कवि राजा महाराजाओं के आश्रय में रहते थे और उनकी प्रशंसा में रानी महारानी के सौंदर्य में रचना करके और अपनी वृत्ति प्राप्त करते थे, नौकरी प्राप्त करते थे। आपने बिहारी के लिए पढ़ा होगा, जैसे मिर्जा राजा जयसिंह जो नवोदय रानी के प्रेम में आसक्त हो गए थे और मिर्जा राजा जयसिंह की उस प्रवृत्ति को देख करके, उस व्यवस्था को देख करके और बिहारी ने एक दोहा लिख करके भेजा, नहीं पराग नहीं मधुर वाला। जैसे ही मिर्जा राजा जयसिंह ने इस दोहे को पढ़ा, क्या कह दिया, बिहारी जी इसी तरह के दोहे लिखो और प्रत्येक दोहे के लिए एक सोने की असर देना चालू कर दिया। तो ये कवि है, वो राजा महाराजाओं के आश्रय में रहते थे और उन्हीं के आश्रय में रहकर उन्हीं की प्रशंसा में काव्य रचना करके और आजीविका प्राप्त करते थे। ये रीतिकालीन कवियों की प्रमुख विशेषता थी। अगली जो विशेषता थी वो थी नारी के प्रति विलासी दृष्टिकोण। नारी के प्रति विलासी दृष्टिकोण। अब देखिए, ये मैं आपको पहले भी बता चुका कि रीतिकाल सामाजिक पतन का काल था। सामाजिक पतन का काल था। हमारा सामाजिक पतन सबसे ज्यादा रीतिकाल में ही हुआ था। क्यों? क्योंकि जितने भी कवि थे वो दरबारी थे और राजा महाराजा रानी महारानी के सौंदर्य में काव्य रचना करते थे, रानी महारानी का सौंदर्य का चित्रण करते थे। और सौंदर्य में कैसा? वही ये सौंदर्य, मास्टर सौंदर्य, नक्सित सौंदर्य का वर्णन करते थे। इसलिए इस युग में नारी को केवल भोग और विलास का साधन समझा जा रहा था। उसके प्रति कहीं भी आदर और नैतिकता का भाव नहीं था। उसको केवल एक विलास की वस्तु समझा जा रहा था, भोग का साधन समझा जा रहा था। इसलिए रीतिकाल है वो पतन का काल, सामाजिक दृष्टि से पतन का काल रहा है। आपने देखा होगा रीतिकालीन कवियों की प्रवृत्ति थी, वो न किसी नगर का वर्णन करना चाहते थे, न किसी ऐतिहासिक वस्तु का वर्णन करना चाहते। लिखा है एक जगह उन्होंने, कौन गिने पूर्व नगर, कौन गिने हमारे पूर्व वन नगर, कामनी एक है। हमारा तो एक ही उद्देश्य है, कामनी स्त्री के सौंदर्य का, कामनी, और वो भी कैसी, देखत हरे विवेक को चित्त हरे करके। इस तरह नारी के सौंदर्य चित्रण करने की वजह से इस युग में विलासी दृष्टिकोण है या विलासिता की जो भावना है उनको बढ़ावा मिला। तो रीतिकालीन कवियों ने नारी को एक भोग और विलास। अगली आगे की जो विशेषता है वो हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद।